सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आईपीआर की चर्चा हम कर रहे थे और आईपीआर के तहत पिछली 2 क्लासों के माध्यम से हमने बात करी थी पेटेंट की और उसके बाद हमने चर्चा करी थी कॉपीराइट एक्ट की। आज इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे आपके ट्रेडमार्क एक्ट की। ट्रेडमार्क एक्ट की बहुत सारी बातें आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। वो चर्चा शुरू करें उससे पहले एक बार सभी साथी फटाफट से बताएंगे क्या ऑडियो और वीडियो आप तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पा रहा है। बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। प्रिया बिल्कुल गुड मॉर्निंग बेटा, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। एक बार फटाफट से कमेंट करके बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो आप तक सही तरीके से पहुंच रहा है। उसके बाद आज के इस सेशन को बहुत विस्तार के साथ हम करने वाले हैं। जी बताइएगा। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। देखिएगा, बात आज करेंगे हम ट्रेडमार्क एक्ट की। अब ट्रेडमार्क नाम आते ही अपने मस्तिष्क में ये क्लिक होना चाहिए कि ये ट्रेडमार्क आखिर है क्या चीज। देखो, सिंपल शब्दों में बात करेंगे। ट्रेडमार्क मतलब ट्रेड करने के लिए कोई ऐसा मार्क जो किसी वस्तु या सेवा को एक अलग पहचान दे दे, वही क्या है, अपना ट्रेडमार्क है। ट्रेड करने के लिए एक मार्क है, व्यापार करने के लिए एक प्रकार का चिन्ह है। अब वो चिन्ह भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, कोई सिग्नेचर भी हो सकता है, कोई कलर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जो बाकी अन्य जो वस्तुएं हैं उनमें से एक अलग पहचान दे दे। जैसे बहुत सारे मोबाइल फोन आते हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं, तो इतनी सारी कंपनियों में किसी प्रोडक्ट को अलग पहचान कैसे मिले। देखो कितनी सारी है, एप्पल भी है, सैमसंग भी है, आपका ओप्पो है, वीवो है, ये सब क्या है, ट्रेड मार्क है। ये नाम जो हैं सब के सब क्या हैं, ट्रेड मार्क हैं। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दो प्रकार के इसमें हम बातचीत करेंगे कि रजिस्टर्ड वाले कौन कौन से हैं, उसमें हमें क्या क्या सुरक्षाएं मिलती है, और जो अनरजिस्टर्ड हैं उसमें हमें कौन कौन सी सुविधाएं ले सकते हैं, उसमें हमें कौन कौन सी सुरक्षाएं मिलती हैं। तो सब चर्चा आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं। बिल्कुल विमला गुड मॉर्निंग, संगीता बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग बेटा। चलो जी शुरू करते हैं सेशन को। बहुत विस्तार के साथ बातचीत करेंगे और बिल्कुल सरल शब्दों में हम चर्चा आज के इस सेशन में करने वाले हैं। जो साथी पहले रिकॉर्डेड बैच से ये टॉपिक पढ़ चुके हैं वो साथी दोबारा से इसके नोट्स बनाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी चीजें अपडेट करी हैं, तो उनको दोबारा से नोट्स बनाने की जरूरत है। बहुत सा नया कंटेंट मैंने इसमें ऐड किया है, क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ जगह बहुत डिटेल से सवाल पूछ लेता है, काफी गहनता में जाकर के सवाल उठा लेता है, तो वो मैंने सारे इसमें शामिल कर लिए हैं इस बार। ठीक है, चलो जी ट्रेडमार्क की बात करेंगे। और ट्रेडमार्क आते ही तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए, बोले सर ट्रेड के लिए कोई ऐसा मार्क जो अन्य वस्तुओं में उसे एक अलग पहचान दे दे। ट्रेड के लिए जिस मार्क का हम यूज करते हैं एक अलग पहचान के लिए, वही हमारा क्या है, ट्रेड मार्क है। ठीक है, शुरुआत करेंगे इसकी पृष्ठभूमि से। शुरुआत कब से, इसकी पृष्ठभूमि से हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। देखो, वैश्विक व्यापार के विस्तार और ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994, वैश्विक व्यापार के विस्तार और ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994 के अनुरूप भारत में एक नया कानून बनाया गया और उस कानून को नाम दिया गया ट्रेडमार्क एक्ट 1999। कब आता है, 99 में आता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ट्रेडमार्क एक्ट कब आया और कब लागू हुआ था। दोनों सवाल बार बार पूछता है। तो कब आया था भाई, 1999 में आया था, और ये लागू कब होता है, तब आप कहेंगे सर 15 सितंबर 2003 को ये एक्ट लागू हो जाता है, सिंपल शब्दों में। ठीक है, उसके बाद इस अधिनियम ने ट्रेड एंड
मर्चेंडाइज, ये नाम याद रख लेना, पूछता है। ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट जो 1958 में आया था ना, कौन सा एक्ट? ट्रेड एंड मर्चेंडाइज मार्क एक्ट 1958 को प्रतिस्थापित करके कौन सा एक्ट लाया गया? ट्रेडमार्क एक्ट 1999। तो इसके स्थान पर कौन सा आ गया? अब ट्रेडमार्क एक्ट आ गया। और लागू कब हो गया? 2003 में। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ भाई। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, गुड मॉर्निंग बेटा संजीव, गुड मॉर्निंग। उसके बाद देखिएगा, ट्रेडमार्क जो एक्ट है इसके उद्देश्य क्या है? तो समझना, सिंपल चीजें हैं। ट्रेडमार्क का पंजीकरण और उसको संरक्षण। ट्रेड के लिए जो भी मार्क आपने डिसाइड किया है, जो भी लोगो आपने बनाया है, जो भी नाम आपने फिक्स किया है, जो भी सिग्नेचर आपने फिक्स किया है, उनको संरक्षण प्रदान करना और उनका पंजीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। उसके बाद व्यापार में उपभोक्ता को भ्रम से बचाना। व्यापार में उपभोक्ता को भ्रम से बचाना इसका उद्देश्य रहा है। प्रसिद्ध ट्रेडमार्क की सुरक्षा। प्रसिद्ध ट्रेडमार्क, वेल नाउन प्रसिद्ध ट्रेडमार्क जो होते हैं उनकी सुरक्षा, जैसे कोका कोला है, अपनी पेप्सी है, एप्पल है, सैमसंग है, ये क्या है? वेल नाउन ट्रेडमार्क है, प्रसिद्ध ट्रेडमार्क है। उसके बाद सेवा चिन्ह को मान्यता देना। जो भी चिन्ह आपने फिक्स किया है, रजिस्टर्ड, जिसका आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उसको मान्यता देना। अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण मतलब मैड्रिड प्रोटोकॉल को लागू करना। ये सब के सब इसके क्या रहे हैं? उद्देश्य रहे हैं। इन सब उद्देश्यों की वजह से इसे लाया जाता है। अब समझना, परिभाषा के तौर पर क्या है ट्रेडमार्क? वैसे तो मैंने सिंपल शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी है, लेकिन जो भाषा इस एक्ट में दे रखी है उसे भी देख लीजिएगा। सेक्शन 2 में इसकी परिभाषा दी है। सेक्शन 2(1)(z)(b) में क्या परिभाषा दी है? कि ऐसा चिन्ह जो किसी वस्तु या सेवा को अलग पहचान देता है वो क्या है? ट्रेडमार्क है। ऐसा कोई चिन्ह, अब वो चिन्ह भी हो सकता है, वो कोई शब्द भी हो सकता है, वो कोई लोगो भी हो सकता है, वो कोई हस्ताक्षर भी हो सकता है, वो कोई आकृति हो सकती है, वो कोई पैकेजिंग का स्टाइल हो सकता है, वो कोई कलर कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, वो कोई साउंड मार्क भी हो सकता है, कोई ध्वनि भी हो सकती है। इसमें इस वस्तु कोई चिन्ह भी हो सकता है, कोई शब्द, लोगो, हस्ताक्षर कुछ भी शामिल हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे वो बाकी चीजों में उसे एक अलग पहचान देता हो। तो ऐसा मार्क जो किसी वस्तु या सेवा को एक अलग पहचान दे दे वो क्या है? अपना ट्रेडमार्क है। क्या इस ट्रेडमार्क का अर्थ समझ में आ गया? मेरे ख्याल से भली भांति आप इसका अर्थ समझ गए होंगे। सर प्रैक्टिकल नहीं, क्यों बेटा प्रैक्टिकल क्यों नहीं निकल पा रहा है आपका? मैंने आपको बहुत बार बताया है कि आपको BLIS, MLIS जिस किसी का भी प्रैक्टिकल निकालना है तो आप सेकंड वाली जो यूनिट है, प्रैक्टिकल वाली यूनिट, जिसमें हम क्लासिफिकेशन और कैटालॉगिंग पढ़ते हैं, इंडेक्सिंग वगैरह पढ़ते हैं, वो वाली अच्छे से तैयार कर लो, प्रैक्टिकल आसानी से निकल जाएगा। अगर किसी ने प्रॉपर प्रिपरेशन करी है सेकंड वाली यूनिट की तो कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ट्रेडमार्क का अर्थ आप लोगों के समझ में अब तक आ गया होगा। ठीक है, ट्रेडमार्क का मतलब आप समझ गए होंगे अब तक। चलिएगा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो वेल नाउन ट्रेडमार्क कौन कौन से हैं और वेल नाउन ट्रेडमार्क का उल्लेख कहां किया गया है? तो आप कहेंगे सर 2(1)(z)(g) में इस वेल नाउन ट्रेडमार्क का उल्लेख किया गया है, वो दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा ट्रेडमार्क जो व्यापक जनता में प्रसिद्ध हो, हर कोई उसे जानता हो, वो क्या है? वेल नाउन ट्रेडमार्क है। जैसे टाटा ग्रुप सबने नाम सुना है, सब जानते हैं, कोका कोला सब जानते हैं, एप्पल सब जानते हैं। तो इसका उल्लेख कहां किया गया है? इस एक्ट में 2(1)(z)(g) में इसका उल्लेख किया गया है। उसके बाद बात करते हैं कलेक्टिव मार्क की। ठीक, कलेक्टिव मार्क जो है वो क्या है? तो समझना, किसी संघ
या संस्था के सदस्यों के द्वारा प्रयुक्त चिन्ह किसमें शामिल होगा? कलेक्टिव मार्क में शामिल होता है। उसके बाद सर्टिफिकेशन मार्क, ये कौन से होते हैं? इसमें क्या शामिल होता है? तो देखो, गुणवत्ता या मानक प्रमाणित करने वाला चिन्ह किसमें शामिल होगा? सर्टिफिकेशन मार्क में। जैसे हॉलमार्क वगैरह सुना है आपने, गुणवत्ता को परिभाषित करता है ये, ठीक है। तो आपका सर्टिफिकेशन मार्क गुणवत्ता या मानक प्रमाणित करने वाला चिन्ह होता है, ठीक है। उसके बाद में बात करें पंजीकरण की प्रक्रिया की, कि आपका कोई ट्रेडमार्क है, आप व्यापार करते हैं और आपने अपने व्यापार के लिए कोई चिन्ह या कोई नाम फिक्स कर रखा है और आप चाहते हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन करवा लिया जाए। जैसे लाइब्रेरियन गुरुजी क्या है? एक ट्रेडमार्क है। तो मैं चाहता हूं कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है और कहां दे रखी है, वो सब बात हम इसमें कर लेते हैं। देखो, ये जो प्रक्रिया है चैप्टर 3 में दी गई है और चैप्टर 3 का जो सेक्शन 18 है, इसमें आवेदन का उल्लेख किया गया है कि निर्धारित प्रपत्र के अंदर रजिस्ट्रार को ये आवेदन देना पड़ता है। एक ये फॉर्म है, वो फॉर्म भर के किसको देना होगा? रजिस्ट्रार को हमें देना होता है। उसके बाद में बात करें कि ये कितनी अवधि के लिए वैलिड है, ठीक है। तो इसका उल्लेख किया गया है आपके सेक्शन 25 में। सेक्शन 25 में उल्लेख किया गया है कि भैया इसकी जो अवधि है ट्रेडमार्क की, वो 10 साल के लिए रहेगी। कितने वर्ष के लिए रहेगी? 10 वर्ष के लिए। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद आप इसे रिन्यू भी करवा सकते हैं। तो ट्रेडमार्क की अवधि परीक्षा में पूछी जाती है, स्टार लगा लेना। अवधि पूछे तो 10 साल, और 10 साल के बाद क्या इसे रिन्यू करवाया जा सकता है? आप कहेंगे हाँ सर, बिल्कुल 10 साल बाद इसे रिन्यू करवाया जा सकता है। उसके बाद में अगर हम थोड़ा सा और भी आगे बढ़ें तो बात करते हैं कि अधिकार जो हैं वो कौन कौन से मिलते हैं और कहां दिए गए हैं। तो साथियों समझना, जो अधिकार है, राइट्स हैं, वो सेक्शन 28 में दिए गए हैं। काफी डिटेल से बात कर रहा हूं आज की इस क्लास में, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है अच्छे लेवल का पेपर होता है तो अंदर से उठा के सवाल दे देता है, डाल देता है। तो मेरा यह दायित्व बनता है कि कोई कसर नहीं छोड़ी जाए और गहनता से पूछा गया सवाल भी आपके सामने हल हो सके, ठीक है जी। बात करते हैं सेक्शन 28 की। तो सेक्शन 28 में किसका उल्लेख है? अधिकार का उल्लेख है। कौन कौन से अधिकार आपको मिलते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद, ठीक है। तो देखो, विशिष्ट उपयोग का अधिकार इसमें मिलता है। उल्लंघन के विरुद्ध मुकदमा आप करवा सकते हैं। आपने अपने व्यापार के लिए किसी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवा लिया और फिर कोई दूसरा उसका उपयोग कर रहा है, तो आप उसके विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकते हैं। लाइसेंस असाइनमेंट का अधिकार आपको इसमें प्राप्त हो जाता है। तो ये सब अधिकार जो हैं सेक्शन 28 में दिए गए हैं। उसके बाद ट्रेडमार्क का उल्लंघन किस में दिया गया है? तब आप कहेंगे सर सेक्शन 29 में, 29 में ट्रेडमार्क के उल्लंघन से संबंधित बातचीत करी गई है। देखो, किन परिस्थितियों में उल्लंघन माना जाएगा? एक तो समान या मिलते जुलते चिन्ह का कोई उपयोग कर ले, समान या मिलता जुलता चिन्ह कोई दूसरा बना ले और उसका उपयोग कर ले, तो ये उल्लंघन माना जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं तो मोबाइल की ही बात कर लेता हूं। एप्पल का सिंबल है, अंदर से कटा हुआ है, कोई इसका मिलता जुलता चिन्ह यूज कर ले, इसको अंदर से ना काट के बाहर से काट ले, तो ग्राहक समझेगा कि यार ये भी तो वही चीज है। ये ऊपर जो बना हुआ है ये ऊपर ना बना के नीचे बना ले, मिलता जुलता कोई चिन्ह यूज कर ले। जैसे पार्ले जी लिखा हुआ है, तो पार्ले जी में जी कैपिटल है, कैपिटल के स्थान पे वो क्या कर ले? स्मॉल यूज कर ले, तो फिर ये उल्लंघन माना जाएगा। समान वस्तु सेवा में ऐसी की ऐसी कोई यूज कर ले, है ना। उपभोक्ता में भ्रम उत्पन्न हो, कोई ऐसा लोगो वो यूज कर ले कि उससे समझ में ही नहीं आया यार ये ओरिजिनल वाला है कि डुप्लीकेट वाला है, थोड़ा बहुत 19-20 चेंज कर देता है, तो ये सब के सब क्या है? उल्लंघन में शामिल होंगे बेटा। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम बात करेंगे पासिंग ऑफ की। पासिंग ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पासिंग ऑफ कई बार तो सीधा सवाल पूछ लेता है कि पासिंग ऑफ का संबंध किससे है, तो आप कहेंगे सर ट्रेडमार्क से है।
क्या है पासिंग ऑफ? सिंपल शब्दों में, पहले तो किताबी लैंग्वेज में देखो आप, ठीक है, उसके बाद मैं बिल्कुल सामान्य भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये। देखो, पंजीकरण न होने पर भी सुरक्षा, दो चीजें हैं। एक तो है किसी भी मार्क का, किसी भी लोगो का आपने पंजीकरण करवा लिया है, तब तो आपको सुरक्षा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं या कोई लोगो ऐसा है जिसका आपने अभी तक पंजीकरण नहीं करवाया है और फिर भी आपको सुरक्षा मिले, तो बिना पंजीकरण के भी आपको सुरक्षा मिले, वो क्या है? पासिंग ऑफ का नियम है। और पंजीकरण आपने करवा रखा है तब तो सुरक्षा आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, ट्रेडमार्क एक्ट के तहत। लेकिन बिना पंजीकरण के भी सुरक्षा अगर मिलती है तो किसके तहत मिलेगी? पासिंग ऑफ के तहत मिलती है। लेकिन कंडीशन यह है कि आपको इसमें तीन चीजें साबित करनी पड़ेंगी अदालत में। तीन चीजें साबित करनी पड़ेंगी। एक तो आपको गुडविल साबित करनी पड़ेगी, मिसरिप्रेजेंटेशन साबित करनी पड़ेगी, और एक आपको कितना डैमेज हुआ है किसी दूसरे के द्वारा इसका यूज किए जाने पर, यह साबित करना पड़ेगा आपको कोर्ट में। तब जाके आपको पासिंग ऑफ के तहत ये जो अधिकार है, ये जो सुरक्षा है, वो मिलने वाली है। समझना, सामान्य भाषा में समझना, सिंपल शब्दों में समझने की कोशिश हम करते हैं। देखो प्रीति, बिल्कुल बेटा, राधे राधे, है ना। सामान्य शब्दों में समझते हैं पासिंग ऑफ क्या है बेसिक भाषा में। देखो, मान लीजिए कोई लड़का है, एक लड़का है और उस लड़के की दो गर्लफ्रेंड है, दो महिला मित्र हैं उसकी, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो पहली वाली थी उससे तो क्या कर ली, शादी कर ली, शादी कर ली, पत्नी उसको बना लिया है, मतलब उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। तो जो पत्नी हो गई उसका तो क्या हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। इसका मतलब वो तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क हो गया। जिससे शादी करी है वो तो भैया रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, शादी हो गई, वो तो उसके नाम से जानी जाएगी, फिक्स हो गया, सारे अधिकार उसको प्राप्त हो गए उसके। तो दूसरी तरफ एक और गर्लफ्रेंड थी, उससे भैया उसने शादी नहीं करी है, वो क्या है, अनरजिस्टर्ड है, अभी पासिंग ऑफ वाला मामला है। अभी गर्लफ्रेंड जो पत्नी थी वो तो फिक्स हो गई, उसकी सारे अधिकार उसको मिल गए, उस पर तो कोई शक नहीं है, बाकायदा कंप्लीट कागज कार्रवाई हो गई उसकी, तो सारे अधिकार उसको मिल गए, किसी दूसरे का कोई अधिकार उस पर अब नहीं है। लेकिन जो अभी भी गर्लफ्रेंड है, शादी जिससे नहीं हुई है, उस पर कई बार दिक्कत आती है। कैसे? मान लीजिए उसको तो लगता है कि ये अपनी गर्लफ्रेंड है, कोई दूसरा है, कोई दूसरा ये दावा कर रहा है कि नहीं भाई साहब ये तो मेरी है, तेरी नहीं है, मेरी है, और वो भी मान लीजिए उसका फायदा ले रहा है। तो जो लड़का था, जो अपनी सिर्फ गर्लफ्रेंड मानता था, वो क्या करता है, बोले यार मुझे तो इस लड़के की वजह से काफी नुकसान हो रहा है, ये तो मेरी थी, दूसरा कह रहा है मेरी है, तीसरा कह रहा है नहीं भाई साहब मेरी है। तो वो लड़का सीधा कोर्ट जाता है, ये पासिंग ऑफ वाला मामला है, गर्लफ्रेंड वाला, है ना। तो वो कोर्ट जाता है कि साहब देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड थी और कोई दूसरा इसका यूज कर रहा है। दोनों पक्ष कोर्ट चले गए, कोर्ट ने कहा भाई ठीक है तेरी मान लेते हैं, लेकिन तुझे साबित करना होगा कि तूने इसकी गुडविल कितनी बनाई है, मिसरिप्रेजेंटेशन साबित करनी पड़ेगी, और तुझे इससे कितना डैमेज हुआ है वो साबित करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि साहब इसकी गुडविल बनाने के लिए मैंने बहुत पैसे खर्च किए हैं, मैंने इसको बहुत जगह घुमाया है, बहुत सारी शॉपिंग करवाई है, बहुत सा खाना मैंने इसको खिलाया है, बहुत सारे गिफ्ट इसको दिए हैं। तो उसने साबित करने की कोशिश करी, लेकिन दूसरा जो पक्ष है वो भी कह रहा है नहीं भाई साहब मैंने भी बहुत खर्चा किया है इस पर, तू नहीं थोड़ी किया, मैंने भी खर्चा किया है, मैंने भी बहुत सारे गिफ्ट वगैरह दिए हैं। तो यह साबित कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है, ये हम इतनी आसानी से साबित नहीं कर पाते हैं। ये मान के चलिए 1 से 2% चांस है कि आप ये सब साबित कर पाए, ठीक है। उसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन, वो बताएगा कि ये गलत बयानबाजी करता है, जो कस्टमर है उनको बहकाने का कार्य करता है, उल्टी पुल्टी बातें करता है मेरे लिए, है ना। उसके बाद डैमेज, मुझे बहुत नुकसान हुआ है, ये अपनी गर्लफ्रेंड बता रहा है
तो इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है, कोई वस्तु है, कोई दूसरा यूज कर रहा है, तो नुकसान तो होगा ना बेचारे को। तो ये साबित करना पड़ेगा, और अगर साबित कर देते हो तो इस पासिंग ऑफ के तहत आपने साबित कर दिया कि मैंने बहुत सारा पैसा खर्च किया है और ये जो लोग हैं इसे मेरे नाम से ही जानते हैं, तो फिर आपको पासिंग ऑफ के तहत सामने वाले व्यक्ति को इंजेक्शन दिया जाता है, मतलब उसको बैन कर दिया जाता है कि आप आज के बाद इसका यूज नहीं करेंगे, आज के बाद ये तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये इसी की है। अगर आप साबित कर पाते हैं तो ये आपको अधिकार मिल जाता है, कोई दूसरा उसे यूज नहीं कर पाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो जिससे शादी हो गई वो तो क्या है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, और जिससे शादी नहीं हुई, अभी सिर्फ वो गर्लफ्रेंड है, तो भैया वो कौन सा है, पासिंग ऑफ रहेगा। पासिंग ऑफ आपने साबित कर दी, अगर तीनों चीजें गुडविल साबित कर दी, मिसरिप्रेजेंटेशन और डैमेज साबित कर दिया, तो इस पासिंग ऑफ के तहत आपको अधिकार मिल जाएगा। और नहीं करते हो तो भैया जी आपके कोई काम की चीज ये फिर नहीं है, साबित करना पड़ेगा। दोनों चीजें अलग अलग है। रजिस्ट्रेशन आपने करवा लिया तो साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन आपने नहीं करवाया, पासिंग ऑफ के तहत आप कोर्ट में जा रहे हैं, तो फिर आपको तीन चीजें साबित करनी पड़ेगी। मतलब शादी कर ली, कागज बन गए, रजिस्टर्ड हो गया, सारा मामला पक्का है, कोई दिक्कत नहीं है, साबित वाबित कुछ नहीं करना, मोहर लग गई, सील लग गई वो तो। लेकिन शादी नहीं करी है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है आपने अपने ट्रेडमार्क का, तो फिर पासिंग ऑफ के तहत आपको तीनों चीज साबित करनी पड़ेगी। जी, क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर समझ में आ गई है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। देखो जी, तीन चीजें साबित करनी होगी आपको अदालत में। क्या क्या साबित करना होगा पासिंग ऑफ के लिए? एक तो आपको गुडविल साबित करनी होगी, मतलब जो ओरिजिनल ओनर है उसका, उस ओनर को बाजार में प्रतिस्थापित नाम और उसकी प्रतिष्ठा क्या है, उसने कितनी प्रतिष्ठा बनाई है उस मार्क के लिए, ठीक है, तो यह साबित करनी पड़ेगी। दूसरा, गलत बयानी, मिसरिप्रेजेंटेशन, प्रतिवादी द्वारा उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाली जानकारी, इसमें आपको साबित करनी पड़ेगी ये भी। उसके बाद नुकसान कितना हुआ है, इससे मूल व्यवसाय को वास्तविक नुकसान या नुकसान की संभावना कितनी रही है, कितनी संभावना है, कितना नुकसान हुआ है या हो सकता है, तो ये सब साबित करना पड़ेगा। और ये साबित करने की संभावना 1 से 2% ही रहती है। इसलिए बार बार कहते हैं कि भैया आपको अपने ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, पासिंग ऑफ के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। हुआ है, बहुत बार हुआ है, पासिंग ऑफ के तहत सुरक्षा भी मिली है, बहुत बार मिली है, ठीक है, पासिंग ऑफ के तहत सुरक्षा भी मिली है कई बार, बात करेंगे, खैर उनकी भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन कई बार सवाल सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि विश्व में पहली ट्रेडमार्क प्रणाली जो है वो कहां आई और कब आई थी, तो जवाब होगा सर विश्व की पहली ट्रेडमार्क प्रणाली फ्रांस में और 1857 में प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। सवाल देखो, पासिंग ऑफ से ये वाला पूछा जाता है, अभी पूछा गया था कि पंजीकृत वाला तो आपको मालूम है, ट्रेडमार्क हो गया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने, लेकिन यह है अपंजीकृत ट्रेडमार्क, वही गर्लफ्रेंड वाला मामला है ये। तो अपंजीकृत ट्रेडमार्क से जुड़ी सद्भावना की रक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, तब जवाब अपना क्या होगा, पासिंग ऑफ। अपंजीकृत ट्रेडमार्क है, पंजीकृत नहीं है, ध्यान रखना। आपने अपने चिन्ह का, नाम का, लोगो का, कोई भी मान लो, उसका पंजीकरण नहीं करवाया है, लेकिन फिर भी आपको सुरक्षा चाहिए, तो भैया किसका उपयोग करोगे आप, पासिंग ऑफ का। पासिंग ऑफ क्या है, ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर नहीं करवाया गया है, लेकिन उनका ट्रेडमार्क कोई और उपयोग कर रहा है। आपकी गर्लफ्रेंड है, बस आपने शादी करके रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उसका यूज कोई और कर रहा है, और दावा कर रहा है कि नहीं ये तो मेरी है ना, कोई और उपयोग कर रहा है, तो वह केस कर सकता है, पर उसे साबित करना होगा कि भैया उसकी ब्रांड वैल्यू ज्यादा अच्छी है। तो ये क्या है, पासिंग ऑफ है। तीन चीजें साबित करनी होती है पासिंग ऑफ में, क्या क्या, गुडविल साबित करनी होगी, रिप्रेजेंटेशन साबित करनी होगी, और एक आपका डैमेज कितना हुआ है यह साबित करना ही पड़ेगा पासिंग ऑफ के तहत। चलो जी, बढ़े थोड़ा सा आगे, देखिएगा, बात करते हैं दंड की, पेनल्टीज।
किसमें दी गई हैं? तब आप कहेंगे सर सेक्शन 103 में दंड का प्रावधान है। कौन से सेक्शन में है? 103 में। क्या प्रावधान है? 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक के कारावास की सजा आपको हो सकती है। 6 महीने कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 3 साल की सजा आपको मिल सकती है। जुर्माने की बात करें तो कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा 2 लाख रुपए। तो 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना आप पर लगाया जा सकता है। बात करें सेक्शन 104 की, तो इसमें झूठे ट्रेडमार्क से संबंधित अपराध का उल्लेख किया गया है। तो ये सेक्शन अगर याद रख सके तो रख लेना, अदरवाइज जो महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा भी हम लास्ट में करेंगे कि ये वाले तो आपको रखने ही रखने हैं याद। चलो जी, उसके बाद बात करते हैं असाइनमेंट और ट्रांसमिशन की। किसमें किया गया है उल्लेख? सेक्शन 37 से लेकर 45 तक, 37 से 45 तक इसका उल्लेख किया गया है। क्या है? जो ट्रेडमार्क का मालिक है, ट्रेडमार्क का जो मालिक है वो अपने ट्रेडमार्क को बेच सकता है। किसी दूसरे को अपना मार्क, जो अपना चिन्ह, अपना नाम, अपना लोगो, वो किसी को बेच भी सकता है। ये अधिकार उसे प्राप्त है। उसके बाद उत्तराधिकार में हस्तांतरण संभव, किसी और को भी इसका उत्तराधिकारी वो बना सकता है। आपने अगर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है अपने ट्रेडमार्क का, तो आप किसी और को उत्तराधिकारी बना सकते हैं। ये हस्तांतरण हो सकता है इसमें। तो उल्लेख किया गया है सेक्शन 37 से लेकर 45 तक। ठीक है, उसके बाद में मैड्रिड प्रोटोकॉल की बात करते हैं चैप्टर 4A में। देखो क्या है, एक आवेदन से अनेक देशों में सुरक्षा मिल जाती है। मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत एक आवेदन से आपके ट्रेडमार्क को बहुत से देशों में सुरक्षा मिलती है और भारत भी इसका सदस्य है। मैड्रिड प्रोटोकॉल का अंतरराष्ट्रीय पंजीकरण की सुविधा इसके तहत मिली हुई है आपको। ठीक है, तो भैया एक आवेदन से अनेक देशों में मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत आपको सुरक्षा मिलती है। उसके बाद अगर बात करें रेक्टिफिकेशन और रिमूवल की, तो समझना गलत पंजीकरण हटाने का अधिकार आपको इसमें मिलता है और उपयोग न होने पर इसे रद्द भी किया जा सकता है अगर 5 साल तक उपयोग नहीं होता। तो भैया जी गलत पंजीकरण हटाने का अधिकार भी है और उपयोग न होने पर इसे रद्द भी किया जा सकता है। ये सब की सब सुविधाएं आपको ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में प्राप्त होती हैं। ठीक है, उसके बाद अपील कहां कर सकते हैं हम? अगर कोई उल्लंघन कर रहा है तो कहां जाएं? समझना इस चीज को। पहले तो क्या होता था, इसकी अपील हम करते थे IPAB में। IPAB मतलब क्या हुआ? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट बोर्ड। पहले तो इसकी अपील हम करते थे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट बोर्ड में, लेकिन अभी आजकल हम करते हैं भैया हाई कोर्ट में। आजकल हम कहां करते हैं? हाई कोर्ट में। और कब से कर रहे हैं? 2021 से। 2021 में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट आता है और ये एक्ट 2021 में जब आया, इसके बाद से आपके ट्रेडमार्क एक्ट का कोई उल्लंघन करता है तो आप हाई कोर्ट में जाकर के इसकी अपील कर सकते हैं। कब से? 2021 से। कहां? हाई कोर्ट में। पहले कहां? IPAB में। IPAB से क्या से है? आप कहेंगे सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलिएट बोर्ड। तो पहले तो IPAB में की जाती थी और आजकल अपील कहां की जाती है? हाई कोर्ट में। कोई दिक्कत है क्या यहां तक किसी को? राजू बेटा, राजू कह रहे हैं सर 21 और 23 की PDF नहीं है। बेटा PDF डाल रखी है, अच्छे से चेक करो। नए वाले बैच में जाके देखो, PDF डाल रखी है सबकी, चेक करना बेटा अच्छे से, है ना। चलो जी, अब देखो, अभी हम पासिंग ऑफ की बात कर रहे थे। ठीक है, बिना रजिस्ट्रेशन किया हुआ मार्क, बिना रजिस्ट्रेशन किया हुआ मार्क और उसकी सुरक्षा क्या कहलाएगी? आपकी पासिंग ऑफ है एक तरह से। समझना, क्या आज तक ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है। पासिंग ऑफ के तहत बहुत से लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया है। उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं था, उसके बावजूद भी अपंजीकृत ट्रेडमार्क के लिए भी आपको अधिकार मिलता है पासिंग ऑफ के तहत। कैसे? और ये 2 बार मामला गया है कोर्ट में।
पहला मामला याहू और आकाश अरोड़ा के बीच था। ये केस हुआ, याहू ने केस फाइल किया आकाश अरोड़ा के विरुद्ध 1999 में। 1999 में याहू INC जो क्या है, एक सर्च इंजन है। क्या है? एक सर्च इंजन है। तो इस कहां का? USA का है ना। याहू ने आकाश अरोड़ा के विरुद्ध केस फाइल किया। क्यों किया? आकाश अरोड़ा ने क्या दिमाग लगाया था कि ये जो याहू है ऑलरेडी फेमस ब्रांड है, एक फेमस सर्च इंजन है याहू INC। याहू INC के नाम से एक फेमस सर्च इंजन है, डोमेन नेम है एक प्रकार का। तो इसने, आकाश अरोड़ा ने दिमाग लगाया, बोले यार याहू फेमस तो है ही, क्यों ना अपन इसका फायदा उठाए, और इसने एक नया सर्च इंजन लॉन्च कर दिया, याहू इंडिया। याहू इंडिया। अब याहू के नाम से ऑलरेडी कोई चीज अगर प्रसिद्ध है और वहां याहू इंडिया और मिल गई तो आपको क्या लगेगा कि यार ये तो उसी की ब्रांच है, ये इंडिया के लिए है, वही चीज है। तो याहू ने केस ठोक दिया इस पर, बोले साहब मैंने इसकी गुडविल बनाई है, लोगों के बीच इसको पॉपुलर किया है, जिसके लिए बहुत सारा पैसा भी मैंने खर्च किया है, और ये आदमी याहू का यूज, इस नाम का यूज करके लाभ उठा रहा है, इस वजह से मुझे काफी डैमेज हो रहा है। ठीक है, कोर्ट के सामने इन्होंने तीनों चीजें बताई। 3 चीजें कौन कौन सी? गुडविल, मिसरिप्रेजेंटेशन और आपका डैमेज। तीनों चीज इसने साबित कर दी। तो कोर्ट ने कहा कि भैया जो डोमेन नेम है, इसको ये लग रहा था पहले कि यार ये तो जो ट्रेडमार्क है डोमेन नेम पे थोड़ी लागू है, हम इसका फायदा उठा लेते हैं। तो कोर्ट ने डिसीजन दिया कि भैया डोमेन नेम को भी ट्रेडमार्क वाली सुरक्षा प्रदान करी जाएगी, आइंदा से आप इसका यूज नहीं करेंगे। तो ये पासिंग ऑफ के तहत इसने फायदा लिया। दूसरा मामला फिर आया आपका कैडिला हेल्थ केयर और आपका जो कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है, इनके बीच में भी मामला हुआ। ये भी काफी प्रसिद्ध रहा। दवाइयां थी, 2 दवाइयां थी, और क्या नाम था दवाई का? नाम था, 1 मिनट रुकना, देखो दवाई का नाम आया था फाल्सीटेब, कुछ ऐसे था, फेल्सीटेब कुछ ऐसे करके नाम आया था उसका। ये भी काफी दिनों तक चर्चा में रहा था। हाँ सही है, फेल्सीटेब ही था। 2 टैबलेट थी जो इस विवाद का कारण बनी। देखो क्या था, ये जो कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड है, इसने एक दवाई बनाई थी फेल्सीटेब। फेल्सी गो और फेल्सीटेब 2 दवाइयां थी। एक कैडिला फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 2001 का ये मामला है, ये दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। कैडिला हेल्थ केयर ने ये केस फाइल किया और इसने कहा कि साहब मेरी एक मलेरिया की दवाई आती है जिसे फेल्सिगो के नाम से मैंने पॉपुलर किया, और ये वाली जो कंपनी है इसी की मिलती जुलती एक दूसरी दवाई लेके आई है जिसका नाम इसने रख दिया फेल्सीटेब। फेल्सीटेब। तो मेरे इस नाम का मिसयूज हो रहा है, लोग वही फेल्सिगो समझ करके फेल्सीटेब को खरीद रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि भैया ये स्वास्थ्य को लेकर गंभीर मुद्दा है, हो सकता है कोई कंफ्यूजन में फेल्सिगो के स्थान पे फेल्सीटेब खरीद रहा हो। तो उसने भी इस चीज को माना और इस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को इंजेक्ट करके छोड़ दिया, मतलब इंजेक्शन निषेधाज्ञा दे दी कि आइंदा से आप इसे यूज नहीं करेंगे। तो ये मामला भी आया था, फेल्सिगो और फेल्सीटेब, फेल्सिगो और फेल्सीटेब है ना, ये मामला भी आया था। तो दोनों हैं, लेकिन ये संभावना 1 से 2% रहती है कि आप ये 3 चीज इस पासिंग ऑफ के तहत साबित कर पाए। ये बहुत कम संभावना रहती है। नहीं बेटा, पूजा स्वामी कह रही हैं सर डेली क्लास का टाइम यही रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि अभी आपको मालूम होगा विद्यालय में एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं बच्चों के, जो बोर्ड क्लासेज हैं उनकी एग्जाम स्टार्ट हो गई है। तो हो सकता है ड्यूटी मेरी भी लगाई जा सकती है, और जिस दिन ड्यूटी होगी उस दिन तो फिर क्लास कैसे होगी, है ना। तो
तो जिस दिन क्लास होती है और जो टाइम रहता है मैं मैसेज में आपको डाल देता हूँ, नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाता है, टेलीग्राम पे भी डाल देता हूँ, तो सब चीज़ें अवेलेबल है ना, बता देता हूँ मैं पहले से। और शेड्यूल में आप जाके देखेंगे एप्लीकेशन पे, तो वहाँ भी क्लास कितने बजे होगी, कब होगी, वो लगा हुआ मिल जाता है। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरी ड्यूटी फर्स्ट पारी में है, अगर एग्जाम में तो फिर शाम को वो क्लास होगी। मान लीजिए सेकंड पारी में है तो फिर क्लास मॉर्निंग में करवा दूंगा फिलहाल, क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो गई है, बोर्ड क्लासों की, ठीक है, तो ड्यूटी तो देनी पड़ती है ना। तो ये दोनों नाम आप दिमाग में रखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं और भी बहुत सारे केस हुए हैं, लेकिन ये फेमस थे इसलिए मैंने आपको बता दिया है एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद देखो तीनों की बात कर लेते हैं, ट्रेडमार्क बनाम कॉपीराइट बनाम पेटेंट। आईपीआर में हमने तीनों की बात करी है, ट्रेडमार्क की बात आज कर रहे हैं, कॉपीराइट की बात पिछली क्लास में कर चुके हैं, उससे पहली क्लास में हमने पेटेंट की बात करी थी। तीनों में क्या अंतर है, तीनों को अगर एक साथ जोड़ के हम पढ़ लेंगे तो मेरे ख्याल से समस्या नहीं आएगी। देखो आधार देखते हैं ना, सबसे पहले तो देखो जी, आधार, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और पेटेंट, तीनों चीज देख लो। ट्रेडमार्क से संबंधित बात करेंगे, कॉपीराइट की बात करेंगे और पेटेंट की भी बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं उद्देश्य, क्या उद्देश्य है। तो ट्रेडमार्क का उद्देश्य है ब्रांड की पहचान। कॉपीराइट किससे मिलता है, कॉपीराइट में किससे सुरक्षा मिलती है, किसको मिलती है, साहित्य और कलात्मक कार्यों को। तो कॉपीराइट का तो संबंध किससे है, साहित्य और कलात्मक कार्यों से है। ट्रेडमार्क का संबंध किससे है, ब्रांड की पहचान से है। और पेटेंट का संबंध किससे है, आविष्कार से है। ठीक है, तो पेटेंट में तो आविष्कार को सुरक्षा मिलती है, कॉपीराइट में साहित्य और कलात्मक कार्यों को सुरक्षा मिलती है, और ट्रेडमार्क में ब्रांड को सुरक्षा मिलती है कि उसके लोगों का कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सके, उसके नाम का कोई दूसरा उपयोग नहीं कर सके। ठीक है, वैधता की बात करें तो ट्रेडमार्क की वैधता है 10 साल की। ट्रेडमार्क की कितने वर्ष की है, 10 साल की वैलिडिटी है। कॉपीराइट की पूरे जीवन भर और मरने के बाद 60 साल तक उसी का अधिकार रहता है इस पर, साहित्य और कलात्मक कार्यों पर। ठीक है, तो ट्रेडमार्क की 10 वर्ष, कॉपीराइट की जीवन काल और 60 साल मरने के बाद भी। पेटेंट में अगर बात करें तो भैया 20 वर्ष तक रहती है। तीनों ये सब के सब बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। ट्रेडमार्क का संबंध किससे है, ब्रांड की पहचान से। कॉपीराइट का साहित्य और कलात्मक कार्यों से, और पेटेंट का आविष्कार से। पेटेंट की अवधि 20 वर्ष, कॉपीराइट की 60 साल जीवन काल के साथ, और आपके ट्रेडमार्क की 10 वर्ष। ये सब सवाल हैं, बाहर नहीं जाने देंगे, एक सिंगल सवाल बाहर नहीं जाने देंगे। अगर आप मेरे साथ साथ क्लास कर रहे हैं तो कहीं किसी सिंगल विद्यार्थी को भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद परीक्षा के लिए सुपर रिवीजन पॉइंट कौन कौन से हो सकते हैं, कौन सी चीजें बेहद महत्वपूर्ण हैं, वो भी नोट कर लो भाई। देखो एक्ट कब आता है, आप कहेंगे सर 1999 में एक्ट आता है। लागू कब होता है, आप कहेंगे सर 2003 में। ट्रेडमार्क एक्ट की वैलिडिटी कितनी है, वैधता कितनी है, 10 साल है। उल्लंघन किस में है, सेक्शन 29 में है। दंड किस में है, सेक्शन 103 में है। और ऑब्सोल्यूट ग्राउंड्स सेक्शन 9 में है। रिलेटिव ग्राउंड्स सेक्शन 11 में है। और पासिंग ऑफ क्या है, एक प्रकार का कॉमन लॉ है। जो ट्रेडमार्क आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, रजिस्टर्ड पंजीकृत ट्रेडमार्क को भी सुरक्षा चाहिए, तो भैया किस में जाना पड़ेगा, पासिंग ऑफ में जाना पड़ेगा। किस में मिलेगी, पासिंग ऑफ में। लेकिन कितनी चीज साबित करनी, 3 चीज। कौन कौन सी, गुडविल, उसके बाद में मिसरिप्रेजेंटेशन और एक डैमेज। पासिंग ऑफ में 3 चीज साबित करोगे तो ही आपको यह लाभ मिलेगा, जबकि रजिस्टर्ड जो आपका ट्रेडमार्क है उसमें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। चलो जी, उसके बाद NRDC मतलब क्या है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब राष्ट्रीय शोध विकास निगम। कब स्थापित होता है, 1953 में। तो पूरा नाम और स्थापना का वर्ष बहुत बार पूछ चुका है, याद कर लेना भाई। उसके बाद में गेट समझौता, गेट से क्या से है, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट है किस पर, टैरिफ और ट्रेड पर। गेट जो समझौता है वो कब होता है, 1948 में, पूछता है। उसके बाद NRDC वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना कब होती है, 1953 में, 1953। गेट वो सॉरी NRDC, गेट का पूछे तो 1948।
तीनों चीज पूछता है भाई बार बार। अब सुनो जी, ये सब सवाल हैं आपके सामने। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, एक तो रजिस्ट्रेशन और एक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, अनरजिस्टर्ड है, दोनों के सिंबल पूछता है। तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल किस प्रकार का होगा, ये रहा आर, राउंड के अंदर है ना, सर्किल के अंदर आर है। तो ये तो क्या है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल है, ये मिलेगा आपको प्रतीक चिन्ह, ठीक है। उसके बाद अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का सिंबल कैसा होगा, ये टीएम लगा हुआ मिलेगा। रजिस्टर्ड है तो सर्किल में आर, अगर उस ट्रेडमार्क का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है लेकिन फिर भी वो मार्क है, प्रसिद्ध है, यूज कर रही है कंपनी, तो फिर उसके आगे लगेगा टीएम। देखते हो ना, बहुत सी जगह ये सिंबल आपको मिलता है, बहुत से प्रोडक्ट के ऊपर मिलता है टीएम और बहुत से प्रोडक्ट के ऊपर आर भी मिलता है ना। तो अनरजिस्टर्ड वाले पहचान जाना कि ये अभी इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, टीएम है ये, और आर वाला रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क की धारा कौन सी है, 18 से लेकर 23 तक की। ट्रेडमार्क ऑफ इनफ्रिक्वेंट किसमें दिया गया है, धारा 29 में, 29 में। उसके बाद बात करते हैं जीआई टैग की। जीआई कब आता है भाई, जीआई 1999 में आता है और 2003 में ये लागू होता है। जीआई एक्ट कब आया, जवाब होगा 1999। जीआई एक्ट लागू कब हुआ, 2003। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट कब आया भाई, 1999। तो जीआई एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, दोनों का वर्ष वही 1999 और लागू होने का वर्ष भी दोनों का 2003 है, ठीक है। यहां कोई समस्या किसी को मेरे ख्याल से नहीं होगी। जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भूगोल से संबंधित, जगह से संबंधित चीजें हैं। देखो बीकानेरी भुजिया क्या है, जीआई टैग है। कश्मीरी सेव क्या है, जीआई टैग है। बासमती चावल, बनारसी साड़ी, ये क्या है, जीआई टैग है। भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला था, भारत का पहला जीआई टैग किसको प्राप्त होता है, जवाब होगा सर दार्जिलिंग चाय को प्राप्त हुआ था। और ये जो जीआई टैग है 2004 में मिल गया था। तो भारत का जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दार्जिलिंग चाय को मिलता है, पहला वाला। और कब मिलता है, 2004 में। इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट कब लागू होता है, तब जवाब होगा सर ये 2000 में लागू हुआ था। इसके अलावा ट्रेडमार्क एक्ट को लेकर आपका शायद ही कोई सवाल बने। जितने सवाल बन सकते थे, परीक्षा के लायक जो सवाल बनते हैं वो सब मैंने शामिल कर दिए हैं। अब आपकी कोई क्वेरी है, कोई बातचीत है, कोई मन में और कोई सवाल उठ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ट्रेडमार्क एक्ट में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा में पूछता है तो। बिल्कुल कजोड़, गुड मॉर्निंग बेटा। संजीव कुमार कह रहे हैं सर वैकेंसी कब आएगा। देखो बेटा, मैं आपको यह कह दूं कि नहीं वैकेंसी बहुत जल्द आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे अपने कोर्स बेचने हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि मैं YouTube पर भी रोज रोज ऐसे वीडियो लेके नहीं आता हूं। जितने वीडियो लोग लेके आ रहे हैं, छोटी सी कोई इंफॉर्मेशन जिसका कोई औचित्य नहीं है, उस सूचना को आधार बनाएंगे और वीडियो लेके आ जाएंगे, कहेंगे बहुत जल्द लाइब्रेरियन की ये वैकेंसी आ रही है, ये बस आ ही रही है, अब लग जाओ तैयारी में, कोर्स हमारे खरीदने लग जाओ। तो ऐसा कार्य आपने देखा होगा मैं बहुत ही कम करता हूं, ना के बराबर करता हूं। ये जो एड वाले वीडियो है मेरे YouTube चैनल पे आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। मेरा अगर कोई YouTube पे भी वीडियो आता है तो ज्यादातर क्लास को लेकर ही आता है, क्लास ही करता हूं, या फिर कोई ऑथेंटिक न्यूज है और वो बताना बेहद जरूरी है तो ही मैं बताता हूं। अदरवाइज ऐसे जो वीडियो है मैं लेके नहीं आता हूं, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता है। हाँ ठीक है, कोर्स बेचने सबको है, पैसे सबको चाहिए बेटा, मुझे भी चाहिए, बहुत सारे चाहिए सबको, लेकिन ऐसा करके नहीं कि कोई झूठी
फालतू की अफवाह तैयार कर लें और उसके बेस पर बहुत सारे कोर्स सेल करके भ्रमित कर लें और किसी का लॉस कर दे ना, किसी की लाइफ बर्बाद कर दे, बेचारा कोई किसी और वैकेंसी की प्रिपरेशन में जुटा हुआ है, उसको छोड़कर आपके सिर्फ कहने मात्र से वो जुट जाए इसमें। तो ऐसा इंटेंशन मेरा कभी नहीं होता है। हाँ ठीक है, कोर्स सेल करने हैं, मेहनत करते हैं, कोई वो भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सामने वाले का भी ध्यान रखना पड़ता है। वो भी गरीब आदमी है बेचारा, वो भी, उसके भी बहुत सारे सपने हैं, माँ बाप बहुत बड़े बड़े सपने रखते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, और कोई किसी की कोई क्वेरी हो तो बताओ बेटा। बाकी कल की क्लास का जो टाइम रहेगा मैं एप्लीकेशन पे और टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल सभी बच्चे ज्वाइन कर ले। लाइब्रेरियन गुरुजी सुमेर चौधरी के नाम से टेलीग्राम चैनल है। आपको यूट्यूब पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे भी इसका लिंक मिल जाएगा, वो आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ सबसे पहले इंफॉर्मेशन मैं डालता हूँ, वहाँ सूचना आपको जल्दी मिल जाती है और उसके आधार पे आप अपना आगामी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, बहुत बहुत आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।